जय हिंद सभी को। चलिए हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो मूल विधि वाला पार्ट है, मूल विधि के अंतर्गत आपको मूल विधि और एक पार्ट आपका जीएस में संविधान, ये दोनों एक साथ दिए हुए हैं, जिसमें मूल विधि वाले पार्ट को अभी हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसमें आईपीसी के जरूरी जो प्रावधान थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए, अभी बाकी के प्रावधान आगे देखेंगे। सीआरपीसी का जो चैप्टर नंबर 1 था, ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके। अब आएगा आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बाद भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो चीजें भी हम लोग अब बाद में देखेंगे। अब हम लोग मूल विधि से ही रिलेटेड आपके कुछ अधिनियम हैं, इन अधिनियमों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिनियम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है ये आपके अधिनियम से बनता है। इन अधिनियमों के बारे में बता दें कि मैक्सिमम क्वेश्चन इन अधिनियम से बनेगा, और इन अधिनियम में हम लोग लगभग 25 से 30 एक्ट हैं जिनको अलग अलग पढ़ेंगे। इन एक्ट में कुछ एक्ट ऐसे हैं जो छोटे एक्ट हैं और कुछ एक्ट ऐसे हैं जो बड़े एक्ट हैं। इन बड़े एक्ट में आपका जैसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम, महिला एवं बालकों से संबंधित अधिनियम, ये बड़े एक्ट हैं और क्वेश्चन भी बनाते हैं। और ये जो आपके बड़े एक्ट हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो भी एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इन एक्ट को अलग नोट करिएगा। पर्टिकुलर एक अलग, आप चाहें तो जहां मूल विधि लिख रहे हैं उसी में पीछे आप एक्ट अलग से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक्ट को भी हम लोग पढ़ते चलेंगे जिससे लास्ट में आपको रिवाइज करना आसान हो जाए, यानी रिवीजन आप आसानी से कर पाए। तो आज हम लोग अधिनियम से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको 25 से 30 एक्ट पढ़ाएंगे। एक्ट के बारे में आपको बता दें, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, जैसे साइबर लॉ, मोटर वाहन अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, EIL एक्ट, उत्तर प्रदेश का लोकल एक्ट, लोकल एक्ट से भी क्वेश्चन बनते हैं, और लोकल एक्ट से आपके लेखपाल की परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे भूमि सुधार अधिनियम में राजस्व वाला जो पार्ट है, उस पार्ट से आपके लेखपाल में भी आते हैं। तो यहीं से आपका यूपीएसआई तो कंप्लीट होना ही होना है, आपकी साथ में लेखपाल की लगभग 40% तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। यानी कि उसके लिए भी आप अलग से तैयारी नहीं करनी, उसके लिए भी आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज अधिनियम, अपना पहला अधिनियम स्टार्ट करते हैं, और अधिनियम को भी कंप्लीट करना एक एक करके शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों का अधिनियम का स्टार्टिंग है, और आज हम लोग अपना पहला अधिनियम पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार जरा हम चेक कर लें। ठीक है, अधिनियम में आज हम लोगों का सबसे पहला अधिनियम होगा मोटर वाहन अधिनियम 1988। मोटर वाहन अधिनियम 1988 आज इसके संबंध में पढ़ा जाएगा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या कहता है। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988, सबसे पहली बात इसमें ये आएगी कि मोटर वाहन अधिनियम का विभाग कौन सा होगा। तो ये आपका आता है किस विभाग के अंतर्गत? परिवहन के अंतर्गत। अब यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि परिवहन विभाग किस सूची का विषय है,
तो याद रखिएगा, हमने आपको संविधान में जब अनुसूचियां पढ़ाई थी, उन अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची थी, 7वीं अनुसूची में आपको बताया था 3 प्रकार की सूचियां यहाँ पर दी गई, जिसमें एक सूची है आपकी केंद्र सूची, या इसी को हम लोग बोलते हैं संघ सूची। एक सूची बताई थी राज्य सूची, और एक सूची बताई थी आपको समवर्ती सूची। अभी तक हम लोग पढ़ते थे तो ये पढ़ लेते थे कि किस सूची में कितने विषय हैं, यानी जैसे हमें संख्या याद करनी हो तो पहले केंद्र सूची में 67 थे, 97 विषय थे, अब 100 हो गए, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लेते थे। लेकिन अब हम लोगों को कुछ जरूरी विषय हैं जिनके बारे में जानना होगा कि वो विषय कहाँ पर दिए गए, और कॉन्स्टिट्यूशन अब जब हम पढ़ाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करके पढ़ाएंगे, जिसमें से सूची वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा। एक ये पार्ट और एक 9वीं अनुसूची का पार्ट, एक आपका 11वीं और 12वीं अनुसूची का पार्ट, ये एक 10वीं जिसमें आपका दल बदल अधिनियम भी आएगा। तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के सिलेबस में जब आप देखोगे तो वहां पर अलग से दिया है अनुसूचियां, अनुसूचियों को आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो बात आएगी कि परिवहन किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, यानी राज्य इस पर कानून बनाता है, ये राज्य सूची का विषय है, या केंद्र बनाता है और राज्यों में ये लागू हो जाता है। तो बात आएगी किस सूची का विषय है, तो आपको आंसर देना होगा कि यातायात एवं परिवहन, पूरा लिख लीजिएगा, यातायात एवं परिवहन राज्य सूची का विषय। अब यहां पर लिखा हुआ है 1988, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसके पहले इसके संबंध में कोई कानून नहीं था? बिल्कुल था। देखिए, इसके संबंध में सबसे पहले कानून 1914 में आया था। 14 में ही आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, तब इसके संबंध में एक कानून बना था। इसके बाद अंग्रेजों के समय में ही 1939 में भी, यानी इस समय आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर दो इसके यातायात एवं परिवहन से मोटर वाहन अधिनियम आए थे, लेकिन ये अंग्रेजों के शासन काल में थे, उतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद समय आया और यही एक्ट लगभग चलते रहे, थोड़ा सा संशोधित करके, लेकिन एक मजबूत और बेहतर अधिनियम मोटर वाहन के संबंध में 1988 में बनाया गया। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये मोटर वाहन अधिनियम कब आया, तो आपका 1988 में आया। और आगे अब इसको शुरू करते हैं। देखिए, 1988 में आने के बाद इसमें संशोधन हुए हैं, तो जितनी बार भी अब इसे लिखा जाएगा इसमें एक वर्ड जोड़ा जाएगा संशोधन, और फिर लिख दिया जाएगा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, और जितनी बार इसमें संशोधन होगा। तो संशोधन के बारे में अगर पूछा जाए कि कितनी बार हुआ, तो तब से अब तक 5 बार संशोधन इसमें हो चुका है, यानी 1988 से अभी तक 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। इसमें सबसे पहली बार संशोधन हुआ था 1994 में, इसके बाद संशोधन हुआ सन 2000 में, फिर संशोधन हुआ 2001 में, इसके बाद संशोधन हुआ 2005 में, इसके बाद संशोधन हुआ 2019 में। ये सबसे हाल ही का है, तो ये आपका 19 वाला पार्ट इम्पोर्टेंट होगा। अब इस अधिनियम में जहां जहां पर भी 2019 में जो चीजें ऐड की गई हम उनको बताते जाएंगे, तो आप वहां पर नोट डाउन करते जाएंगे कि इसे 2019 में जोड़ा गया या 2019 में जुड़ा, ऐसा आप कोष्टक में लिखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा 2019 में क्या क्या जुड़ा। तो 1994, 2000, 2001, 2005, 2019, कुल मिलाकर के कितनी बार संशोधन हुआ, तो 5 बार संशोधन हुआ। अब जरा हम लोग फिर से
1988 के एक्ट के बारे में बात कर लें तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये एक्ट कब प्रवर्तित हुआ, यानी इसको हम बोलते हैं कि कब बना। दूसरा पूछा जाएगा ये कब लागू हुआ। तो बना और लागू हुआ में अंतर होता है। बनने का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति ने स्वीकृति कब दी, तो इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी 14 अक्टूबर 1988 को। 14 अक्टूबर 1988 को ये बना था। अगर ये लागू होने की बात करी जाए तो लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989, 1 जुलाई 1989 को ये लागू हुआ जेके को छोड़कर। लेकिन अब हमने बताया आपको कि जेके को छोड़कर उस समय बोला जाता था, लेकिन जेके में जितने भी प्रावधान थे, जब जेके को केंद्र शासित प्रदेश का यानी यूनियन टेरिटरी जब घोषित कर दिया गया, कब? 31 अक्टूबर 2019। तो आपको याद रखना है कि जेके में कब लागू हो जाएगा, तो जेके में लागू हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 से। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लद्दाख को दर्जा दिया गया, तो जितने भी एक्ट जो जेके में लागू नहीं होते थे वो सारे एक्ट 31 अक्टूबर 2019 को जेके में भी लागू हो गए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि जो नवीनतम संशोधन है 2019 का, ये कब लागू हुआ। तो नवीनतम संशोधन 2019 का ये लागू होता है 1 सितंबर 2019 को। ये कब लागू हुआ? 1 सितंबर 2019 को। अब बात आती है कि 1 सितंबर 2019 को जब इसे लागू किया गया, तो अब 2019 के संबंध में बात कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019, इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हमने बताया ये कब लागू हुआ था। तो ये लागू हो जाता है 1 सितंबर 2019 को। अब इसे लाने के पीछे क्या क्या कारण थे? देखिए, भारत में दुर्घटना की दर सबसे ज्यादा थी और दुर्घटना में उससे ज्यादा मरने वालों की दर थी। यानी भारत में दुर्घटना के मामले में जिन लोगों की मृत्यु होती थी उनकी दर सबसे ज्यादा थी। उसका कारण ये था कि दुर्घटना के समय लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया ही नहीं जाता था। और क्यों नहीं पहुंचाया जाता था? उसका कारण ये था कि जब 1988 के एक्ट में प्रावधान था कि जो भी व्यक्ति या इसके पहले के जो प्रावधान थे उनके आधार पर जो भी व्यक्ति किसी एक्सीडेंटल व्यक्ति को यानी जिसकी दुर्घटना हुई है उसे लेकर के जब भी हॉस्पिटल पहुंचता था तो उससे इतनी क्वेश्चनिंग करी जाती थी, उसे खुद इतना ज्यादा पजल्ड कर दिया जाता था कि लोग किसी भी दुर्घटना में अगर व्यक्ति कोई घायल हुआ तो उसको हॉस्पिटल ले जाने में डरने लगे थे और ले नहीं जाते थे कि कौन इस समस्या में पड़े, कौन इस पचड़े में पड़े। तो 2019 में एक यहाँ पर संशोधन हुआ और संशोधन ये किया गया कि अब अगर कोई भी व्यक्ति किसी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के जाता है तो उससे कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, बल्कि अगर संभव होगा तो उसके लिए उसे पुरस्कृत भी किया जाएगा और शुरुआत के 1 घंटे के अंदर उसका जो उपचार होगा व्यक्ति का वो नगद रहित उपचार होगा। ये 2019 के कुछ विशिष्ट प्रावधान थे। तो चलिए आइए देखते हैं 2019 में कौन कौन से विशिष्ट प्रावधान रहे।
इसमें सबसे पहली चीज 2019 का जो एक्ट था, इसे लाया क्यों गया? तो सबसे पहली बात, इसे लाया इसलिए गया कि भारत ब्राजीलिया कन्वेंशन या भारत ब्राजीलिया कन्वेंशन या सम्मेलन का सदस्य देश था, और यहाँ पर भारत ब्राजीलिया कन्वेंशन का सदस्य देश होने के कारण भारत ने एक बात निर्धारित कर ली, और भारत में जो भी ब्राजीलिया कन्वेंशन के सदस्य देश थे उनसे एक बात कही गई कि वे अपने यहाँ दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की दर को घटाएंगे, और ये काम वो 2020 तक निश्चित रूप से करेंगे। तो भारत ने भी ऐसा ही किया, और ब्राजीलिया का सदस्य होने के कारण ब्राजीलिया घोषणा के अनुसार, तो ब्राजीलिया घोषणा के अनुसार अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत ने ये संशोधन किया, और लक्ष्य क्या रखा? इन्होंने लक्ष्य रखा कि 2020 तक भारत दुर्घटना की दर को, भारत दुर्घटना दर को घटाकर 50% करेगा। यानी भारत में जो इतनी ज्यादा दुर्घटना दर है उसे घटा करके 2020 तक 50% लाने का लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया। और ये बात कहाँ पर हुई थी? ब्राजीलिया कन्वेंशन के संबंध में ये बात हुई थी। अब बात आती है कि भारत की जीडीपी में सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो यहां से अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत की जीडीपी में सड़क परिवहन का योगदान 4.5%। भारत के जीडीपी में सड़क परिवहन का योगदान 4.5% है। अब अगर मान लीजिए आपसे 2019 सबसे लेटेस्ट है और 2019 के अधिनियम के बारे में और क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लीजिए यहाँ से पूछ ले कि इसमें ये एक्ट लोकसभा से कब पारित हुआ, या पूछ ले राज्यसभा से कब पारित हुआ, या पूछ ले कि प्रेसिडेंट ने स्वीकृति इसे कब दी। तो तीनों बातें आपको दिमाग में रखनी है और इसके बाद लागू होने की डेट भी दिमाग में रखनी है। तो आपको बता दें, लोकसभा से इसे 23 जुलाई 2019 को, राज्यसभा से 31 जुलाई 2019 को, और प्रेसिडेंट ने इसे अपनी स्वीकृति 9 अगस्त 2019 को दी थी। ये तीनों बातें आप 2019 के संबंध में अलग से नोट कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जरा एक बात और देख लेते हैं नेक्स्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, 2019 के संबंध में ही अभी हम बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन एक पूछ लिया जाए कि 2019 के अधिनियम के अनुसार 2017 तक या 2017 में
भारत में भारत में कुल भारत में कुल कितनी सड़क दुर्घटना हुई? कुल सड़क दुर्घटनाएं कितनी हुई? या पूछ ले कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई, यानी मृत व्यक्ति कितने रहे। तो दोनों का डेटा आप अलग करके नोट कर लीजिएगा। 4,64,910 लोगों की सड़क दुर्घटना हुई। 4,64,910 लोगों की सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 1,37,410 लोगों की मृत्यु हुई। 1,37,913 लोगों की मृत्यु हुई। ये डेटा आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। इतनी सड़क दुर्घटनाएं हुई क्यों, इसका कारण क्या था? तो देखिए, इसका कारण, पहला कारण तो हमने आपको बताया कि दुर्घटना में मृत्यु का मुख्य कारण यह था कि लोग किसी भी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल लेकर के ही नहीं जाते थे। क्यों लेकर के नहीं जाते थे? क्योंकि उनसे इतने सवाल जवाब पूछे जाते थे। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि किसी भी रूल को या मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बनाए गए किसी भी नियम को तोड़ने पर जो सजा थी वो बहुत कम थी, और सजा कम होने के कारण व्यक्ति को कोई भी नियम तोड़ने में कोई संकोच नहीं था। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो जुर्माना जो था वो बहुत कम था। इसलिए 2019 के अधिनियम में बहुत सारे नए प्रावधान भी जोड़े गए। उसके साथ साथ जुर्माने की जो राशि थी उसको भी बढ़ा दिया गया। तो जुर्माने की राशि कितनी बढ़ाई गई और किस पर कितनी बढ़ी, इस पर थोड़ा सा ध्यान आपका होना चाहिए। जुर्माना राशि हम जो भी लिखाएं उसको आप एक लिस्ट बना करके लिखिएगा, और उस लिस्ट में लगभग 3 से 4 लाइनें लास्ट में आप खाली छोड़ दीजिएगा। वो इसलिए कि हो सकता है आगे चल करके हम आपको कुछ नए पॉइंट उसमें और ऐड कराएं जुर्माने के संबंध में, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जुर्माना। तो अब जुर्माने की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कार्य, यानी कौन सा रूल तोड़ने पर कितना जुर्माना। तो पहले कार्य, इसके बाद लिखेंगे पहले और अब। ये आपका क्या होगा? जुर्माना। कि किस चीज में कितना जुर्माना पहले था और कितना जुर्माना अब कर दिया गया। तो सबसे पहले नंबर 1 पर लेते हैं। हेलमेट न पहनने पर। हेलमेट न पहनने पर पहले जुर्माना 200 रुपये था, 100 से 200 रुपये। अब जुर्माना 1,000 रुपये। दूसरा, कार की सीट बेल्ट या सीट बेल्ट जिनमें भी हो, सीट बेल्ट ना बांधने पर। सीट बेल्ट ना बांधने पर
सीट बेल्ट न बांधने पर पहले जुर्माना कितना था? 100 रुपए। अब जुर्माना हो गया है 1000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट, तय गति सीमा से अधिक या गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाने पर, यानी जो गाड़ी की गति सीमा दी गई है अगर उससे तेज गाड़ी चलाई जा रही है यानी हाई स्पीड पर, तो इसमें LMV और MPV यानी लाइट मोटर व्हीकल और मीडियम मोटर व्हीकल, इन पर क्या 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 जुर्माना है? तो पहले ये जुर्माना इन पर 400 रुपए और 400 रुपए का होता था, दोनों में 400 रुपए का जुर्माना होता था। लेकिन अब ये जुर्माना राशि LMV पर बढ़ा करके 1000 रुपए कर दी गई और इसमें बढ़ा करके 2000 रुपए कर दी गई। इसके बाद नेक्स्ट, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना, स्टंट करने लगते हैं, तो खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर, अगर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो पहले इसमें था जुर्माना 1000 रुपए का, अब ये जुर्माना हो चुका है 5000 रुपए। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर जुर्माना 5000 रुपए। इसके बाद बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर, तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना था 500 रुपए, अब जुर्माना है 5000 रुपए। तो बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर पहले 500 रुपए, अब हो गया 5000 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आपका आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर, जैसे आपका एम्बुलेंस है या जैसे आपका फायर की कोई गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की, इनको अगर आपने रास्ता नहीं दिया तो पहले केवल निर्देश दे करके छोड़ दिया जाता था, कोई जुर्माना राशि नहीं थी। अब यहाँ पर जुर्माना राशि लगा दी गई है, कितनी? 10,000 रुपए। तो याद रखिएगा 10,000 रुपए का जुर्माना है किसी भी आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हिट एंड रन। हिट एंड रन का मामला आपने सलमान खान का मामला सुना होगा, जिसमें किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो उसमें मृत व्यक्ति के परिवार को दिया जाएगा या उसके गार्जियन को दिया जाएगा। पहले कितना दिया जाता था? तो पहले मात्र इसमें 25,000 रुपए की राशि दी जाती थी। पहले 25,000 रुपए दिए जाते थे
अब इसमें बढ़ा करके 2 लाख रुपए मृत परिवार के आश्रित लोगों को दिए जाते हैं। पहले मात्र 25,000 रुपए का प्रावधान था, अब 2 लाख रुपए। अगर हिट एंड रन यानी किसी के ऊपर तेज गति से गाड़ी चलाते हुए चढ़ा दी जाए और व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो इसमें हिट एंड रन का मामला बनता है। पहले इसमें 25,000 था, अब आपका 2 लाख रुपए। तो देख लीजिए एक बार फिर से, बिना हेलमेट पर पहले 200 था, अब कितना हो गया 1,000 रुपए। सीट बेल्ट न बांधने पर पहले 100 था, अब कितना हो गया 1,000 रुपए। गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाने पर, यानी न्यूनतम गति सीमा से अगर अधिक गाड़ी चला रहे हैं लिमिटेड स्पीड से, तो पहले में चाहे आपका LMV हो चाहे आपका मीडियम हो कोई गाड़ी, दोनों पर जुर्माना 400 था, लेकिन अब जुर्माना 1,000 और इसमें 2,000 हो गया। उसी तरीके से खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर या स्टंट करके गाड़ी चला रहे हैं तो पहले 1,000 था, अब कितना हो गया 5,000 रुपए। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले 500 था, अब 5,000 हो गया। आपातकालीन वाहन को रास्ता नहीं दिया तो पहले निर्देश दे करके छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब 10,000 रुपए जुर्माना। इसके बाद हिट एंड रन में मृत व्यक्ति के परिवार को पहले 25,000 दिए जाते थे, अब कितने दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। तो इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे नोट करिएगा, नशे में गाड़ी चलाने पर, नशे में गाड़ी चलाने पर, तो नशे में गाड़ी चलाने पर पहले जुर्माना था 2,000 रुपए न्यूनतम, 2,000 रुपए होता था, अब इसे बढ़ा करके 10,000 रुपए कर दिया गया। तो याद रखना है, पहले जुर्माना 2,000 रुपए था, अब जुर्माना 10,000 रुपए हो चुका है। तो गाड़ी बहुत सहूलियत से, तो यहां तक सभी को पॉइंट मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे। तो ये 2019 के जुर्माना प्रावधान थे। हमने बताया 3-4 लाइन छोड़ करके नेक्स्ट पॉइंट पर लिखिएगा, 3-4 लाइन छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कोई और आपको जुर्माना लिखना हो या हम आपको बताएं आगे, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब आगे देखते हैं 2019 में और क्या नया प्रावधान है। देखिए यहाँ पर एक और प्रावधान 2019 में जुड़ा कि यदि कोई नाबालिग है और नाबालिग अगर गाड़ी चला रहा है और किसी कारण से उसकी गाड़ी पकड़ जाती है या वो कोई दुर्घटना कर देता है, तो दुर्घटना कर देने पर उस नाबालिग का जो पेरेंट्स होंगे या जो उसके गार्जियन होंगे वो मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। तो ये बात यहाँ पर यहाँ पर जोड़ी गई कि नाबालिग द्वारा किसी भी प्रकार के नियम का यदि उल्लंघन किया जाता है, नियम का उल्लंघन करने पर जिम्मेदार होगा कौन? तो जिम्मेदार होंगे अभिभावक, यानी कि गार्जियन या पेरेंट्स। तो अब जिम्मेदार कौन होगा? अभिभावक या गार्जियन जिम्मेदार होंगे। और उस नाबालिग को क्या छोड़ दिया जाएगा? तो इस नाबालिग पर केस चलेगा। और कौन किस एक्ट के तहत ये केस चलेगा अभी आगे आप पढ़ोगे। एक एक्ट दिया गया है जिसे कहा जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इस पर केस चलेगा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस पर केस किस आधार पर चलेगा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उस नाबालिग पर केस चलेगा। और अगली बात, इस गाड़ी का पंजीकरण जो
होगा, इस पंजीकरण को आप लोग रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग आरसी के नाम से भी जानते हैं। इस पंजीकरण को रद्द भी किया जा सकता है और ये पंजीकरण रद्द भी हो सकता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ये 2019 में प्रावधान आया कि नाबालिग पर अगर उसने गाड़ी चलाते हुए किसी नियम का उल्लंघन किया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अभिभावक जिम्मेदार होगा। दूसरी बात, उस नाबालिग पर केस चलेगा किस एक्ट के तहत? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। और जो गाड़ी होगी उसका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। यानी कि इससे जुड़ी हुई जितनी भी कड़ियां होंगी, नाबालिग से अभिभावक और नाबालिग से गाड़ी, तीनों पर काम यहाँ पर दिया गया कि क्या क्या उन पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष 2019 के इस संशोधन में एक नया प्रावधान और जोड़ा गया। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की बात की गई कि मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाया जाएगा। जैसे हिट एंड रन का केस हो जाता है तो 2 लाख का कंपनसेशन जो दिया जाएगा, वो 2 लाख कंपनसेशन कहाँ से आएगा? मोटर वाहन दुर्घटना कोष से आएगा। तो मोटर वाहन दुर्घटना कोष भी बनाने की बात यहाँ की गई। दूसरी बात और क्या करेगा? तो सड़क उपयोगकर्ताओं को बीमा सुरक्षा भी ये कोष प्रदान करेगा। सड़क उपयोगकर्ताओं को बीमा सुरक्षा भी प्रदान करेगा ये आपका कोष। तो ये 2 बातें आपको दिमाग में रखनी है कि दुर्घटना बीमा कोष या बीमा सुरक्षा किसके अंतर्गत है? तो ये दुर्घटना मोटर वाहन दुर्घटना कोष के अंतर्गत है। और क्या ऐड हुआ 2019 के एक्ट में? तो 2019 के एक्ट में एक प्रावधान और आया और ये नया कॉन्सेप्ट था गोल्डन आवर। गोल्डन आवर एक नई शब्दावली यूज हुई यहाँ पर। और गोल्डन आवर के बारे में अभी जब एक्ट की धाराओं में हम लोग आएंगे, एक्ट की धाराएं जब अभी पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं भी हम लोगों को याद रखनी होगी कि आरसी किस धारा के तहत रद्द की जाती है। और दूसरा, अगर कोई एलएमवी है तो उसका वेट कैसे निर्धारित होता है, ये सब अभी पढ़ेंगे। वहीं पर गोल्डन आवर को भी पढ़ेंगे। देखिए, गोल्डन आवर के बारे में हम आपको बता दें, जैसे हम लोग गोल्डन आवर के बारे में पढ़ते थे बायोलॉजी में हार्ट अटैक के समय, की हार्ट अटैक के जस्ट बाद का जो 1 घंटा होता है शुरुआत का, उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। फिर हमने वहाँ बताया था कि गोल्डन आवर के लिए जो दवा हार्ट अटैक में यूज की जाती है वो है आपकी बीटा ब्लॉकर। यहाँ पर गोल्डन आवर का क्या मतलब होगा परिवहन के संबंध में? तो याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के बाद का जो पहला घंटा है, इसी पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ करके आया। और क्या प्रावधान है इस गोल्डन आवर में, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें प्रावधान ये भी है कि अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है तो गोल्डन आवर यानी 1 घंटे के दौरान उसका नगद रहित उपचार किया जाएगा। मान लीजिए उसके पास कैश नहीं है तो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगले 1 घंटे तक उससे कोई भी कैश चार्ज नहीं किया जाएगा और उसका इलाज होगा। तो ये पहले का 1 घंटा आपका गोल्डन आवर है। ये किस एक्ट में आया? ये इसी एक्ट में जो संशोधन करके लाया गया, इसी में यह प्रावधान जोड़ा गया। तो गोल्डन आवर के संबंध में भी याद रखिएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं इस एक्ट के साथ साथ मोटर वाहन अधिनियम 1988 क्या प्रमुख विशेषताएं थी। ये तो 2019 में नई प्रमुख विशेषताएं जुड़ी। 2019 में
अब हम लोग 1988 को पढ़ते पढ़ते 2019 में क्या क्या जुड़ा वो भी इसी के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो इससे हम लोगों को ये क्लियर, अभी हमने 2019 की इंपॉर्टेंट चीजें बताई। अब 88 में जो पहले से प्रावधान थे या 88 के बाद 2019 से पहले तक के जितने प्रावधान थे, इस एक्ट में कौन कौन सी धारा है, कौन सी धारा 2019 में जुड़ी, वो सब चीजें अब आपको हम बताना शुरू करते हैं। कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं, यानी कितने सेक्शन हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, यानी अनुसूचियां कितनी हैं, तो उन सब के बारे में अब देखेंगे। तो मिलते हैं सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।